everyone, welcome back to my channel. So today is part 9 of NORCET PYQ practice. Hope so you are doing very well for your NORCET preparation. So आज हम कुछ MCQ करेंगे जो कि ऑलरेडी आ रखे एग्जाम में, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास दैट इज हम एक प्यारा सा कोट पढ़ेंगे टू मोटिवेट यू, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर बाई है। इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। ओके, सो हार्ड तो है, यस, नॉर्थ आने वाला कुछ दिन भी बचे हैं। आई डोंट नो कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, आपका नेगेटिव मार्क्स रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। इट्स हार्ड, एग्जाम भी थोड़ा है कि यस इट इज डे बाई डे ये हार्ड होता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हार्ड है तो इम्पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता आपसे। हो तो आराम से सकता है, अगर आपने अच्छी सी मेहनत की, कंसिस्टेंसी से आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये इजीली आपसे क्रैक होगा। अच्छे से, अभी भी 15 डेज है, अच्छे से अपना नेगेटिव मार्क्स रिड्यूस करो जितना हो सके। आपको जहाँ से MCQ मिलता है, आइदर इट्स टेलीग्राम, इट्स एनी ऐप या फिर यूट्यूब, आप बहुत सारा MCQ करो। MCQ करना बहुत बहुत ज़रूरी है इन द लास्ट डेज ऑफ द एग्जाम प्लस रिविजन। ओके, सो स्टार्ट with the first question, that is all clinical features are seen in delirium except, मतलब डिलीरियम में सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? विजुअल हेलुसिनेशन भी, डिस्टर्ब द स्लीप वेक साइकिल, एजिटेशन एंड सन डोनर सिंड्रोम एक्सेप्ट। ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो कि नहीं मिलता है? सो डिलीरियम सबको पता है, इट इज़ द एक्यूट ऑनसेट, एक्यूट होता है एंड बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह हो जाता है, जिसमें मेनली जो हमारा क्या क्या होता है, अटेंशन है ना, हमारा अटेंशन और अवेयरनेस में रिड्यूस होता है, अटेंशन और अवेयरनेस में कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी एक्यूट ऑनसेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमेंशिया एक होता है ना जो कि बहुत स्लोली प्रोग्रेस होता है, बट इट इज़ वेरी एक्यूट ऑनसेट होता है एंड रैपिडली प्रोग्रेस होता है, ठीक है ना, एंड वेरी फ्लक्चुएटिंग होती है। सो इसमें बेसिकली आपको अटेंशन एंड अवेयरनेस क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। थोड़ा कॉग्निटिव चेंजेस भी देखने को मिलता है। कॉग्निटिव चेंजेस में लाइक की मेमोरी प्रॉब्लम, थोड़ा सा लाइक रिसेंट मेमोरीज भूल जाना एंड लाइक कुछ थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन हो जाना, है ना। एंड थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस भी मिलता है, जैसे कि डिपेंड्स ऑन कि डिलीरियम कौन सा है, हाइपर एक्टिव डिलीरियम है या हाइपो एक्टिव डिलीरियम है। अगर हाइपर एक्टिव डिलीरियम होगा तो जो पेशेंट होगा वो एजिटेटेड होगा, रेस्टलेस होगा, ठीक है ना। एंड अगर हाइपो एक्टिव होगा तो विड्रॉल होगा, क्वाइट होगा, है ना। ये हमारा बिहेवियरल चेंजेस में मिलता है। उसके अलावा अगर हम इमोशनल डिस्टर्बेंस की बात करें तो इमोशनल में लाइक कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी देखने को मिलता है इन डिलीरियम में। एंड बाकी क्या होता है, स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस होता है, दिस इज द करेक्टर साइन। स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि उसको मॉर्निंग में नींद आएगी एंड रात को नहीं सोएगा, है ना, मॉर्निंग में सोएगा, रात को जगेगा। दैट इज द स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस होता है एंड प्लस परसेप्शन में भी चेंजेस होता है। परसेप्शन में लाइक इल्यूजन, लाइक उसको ऐसे अगर रूम बंद है, अंधेरा है एंड कुछ लाइक रोप्स वगैरह है तो बोलेगा वो स्नेक है। सो इल्यूजन देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है ना। हेलुसिनेशन में बेसिकली उसको विजुअल हेलुसिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिलीरियम में ना जो हमारा परसेप्शन में हेलुसिनेशन इज ऑल्सो सीन। हेलुसिनेशन में बेसिकली हमारा विजुअल हेलुसिनेशन इज मोस्ट कॉमन। अगर आपसे मोस्ट कॉमन बोले ना तो विजुअल हेलुसिनेशन इज द मोस्ट कॉमन इन डिलीरियम। ओके, उसके अलावा डिल्यूजन भी होता है। डिल्यूजन में बेसिकली पैरानॉइड और परसिक्यूशन वाला जो डिल्यूजन है ना, आपने सुना होगा, पैरानॉइड डिल्यूजन एंड परसिक्यूशन डिल्यूजन, पैरानॉइड में और परसिक्यूशन, ये डिल्यूजन ज्यादा मोस्ट कॉमन सीन इन द डिलीरियम पेशेंट, ठीक है ना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि डाययूरनल फ्लक्चुएशन ऑफ सिम्टम्स होता है। डाययूरनल फ्लक्चुएशन ऑफ सिम्टम्स मतलब कि डिलीरियम में ना क्या होगा कि मॉर्निंग में सिम्टम्स थोड़ा सही होगा एंड जैसे जैसे इवनिंग एंड नाइट होगा जो सिम्टम्स है ना वो थोड़ा वर्स होने लग जाएगा, और ज़्यादा रेस्टलेस, ज़्यादा एजिटेटेड होने लग जाएगा, है ना। सो इसको बोलते हैं डाययूरनल फ्लक्चुएशन ऑफ सिम्टम्स, है ना। डाययूरनल फ्लक्चुएशन मतलब मॉर्निंग में अलग एंड रात और या इवनिंग होते होते उसका जो सिम्टम्स है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है, वर्स हो जाता है या कम हो जाता है। दैट इज द डाययूरनल फ्लक्चुएशन ऑफ सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। सो उन्होंने क्या बोला है कि ऑल क्लिनिकल फीचर्स आर सीन इन डिलीरियम एक्सेप्ट। सो विजुअल हेलुसिनेशन तो था, मैंने बताया ना, परसेप्शन में इल्यूजन भी होता है, हेलुसिनेशन भी होता है, डिल्यूजन भी होता है। और हेलुसिनेशन में मोस्ट कॉमनली हमारा विजुअल हेलुसिनेशन होता है। सो विजुअल हेलुसिनेशन होगा, ये तो है। बी उन्होंने क्या बोला, डिस्टर्ब द स्लीप वेक साइकिल, जो कि करेक्टर साइन है, ये भी प्रेजेंट होता है इन डिलीरियम पेशेंट। उसके अलावा एजिटेशन, अगर पेशेंट हाइपर एक्टिव डिलीरियम में होगा तो ऑफकोर्स एजिटेशन होगा, और अगर हाइपो एक्टिव होगा तो वो क्वाइट होगा, विड्रॉल होगा। सो एजिटेशन भी मिलता है। इन्होंने बोला ना सन डोनर सिंड्रोम, देखो हमारा डिलीरियम में ना
मैंने क्या बोला आपको, डाययूरनल फ्लक्चुएशन ऑफ सिम्टम्स होता है कि मॉर्निंग में सिम्टम्स थोड़ा कम वर्स होगा एंड इवनिंग होते होते थोड़ा वर्स हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंट। बट सन डोनर सिंड्रोम में भी क्या होता है, यही होता है कि मॉर्निंग में सिम्टम्स थोड़ा कम होता है एंड इवनिंग एंड नाइट होते होते सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा वर्स हो जाता है। बट द सन डोनर सिंड्रोम इज द कैरेक्टर साइन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ किसका है, दैट इज द डिमेंशिया। डिमेंशिया आपने सुना है ना, डिमेंशिया और मोस्ट कॉमनली हमारा अल्जाइमर्स डिजीज। जो अल्जाइमर्स डिजीज है ना, उसमें मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है, सन डोनर सिंड्रोम, ठीक ना। सन डोनर सिंड्रोम अगर बोला ना तो ये बेसिकली हमारा डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर्स डिजीज में देखने को मिलता है। डिलीरियम में भी ये सिम्टम्स होता है बट उसको बोलते हैं डाययूरनल फ्लक्चुएशन ऑफ सिंड्रोम, उसमें हम ये सन डोनर सिंड्रोम बेसिकली नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। सो विजुअल हेलुसिनेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट, डिस्टर्ब द स्लीप वेक साइकिल इज ऑल्सो प्रेजेंट, एजिटेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट, सन डोनर सिंड्रोम इज ऑल्सो प्रेजेंट, लाइक मॉर्निंग में सिम्टम्स थोड़ा कम होगा एंड इवनिंग होते होते सिम्टम्स वर्स हो जाएगा, बट उसको बोलेंगे डाययूरनल फ्लक्चुएशन ऑफ सिंड्रोम, है ना। सन डोनर सिंड्रोम बेसिकली हम किसको बोलेंगे, डिमेंशिया में बोलेंगे। सो आंसर क्या होगा, डी होगा। उन्होंने क्या बोला था, एक्सेप्ट। तो डी जो बेसिकली है वो हमारा डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी इन चिल्ड्रन। तो मैंने आपको लीवर बायोप्सी पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, आइदर इट्स चिल्ड्रन या फिर एडल्ट, है ना। कॉम्प्लिकेशन तो हो गई होगा दोनों में ही। सो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मैंने क्या बताया था, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा बाई लीकेज भी हो सकता है, अगर बिलियरी जो डक्ट्स है उसमें अगर पंक्चर वगैरह हो गया तो बाई लीकेज भी हो सकता है ना, बाई लीकेज भी हो सकता है। ब्लीडिंग तो मोस्ट कॉमन है। एंड न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है, अगर प्लूरल में अगर गलती से अगर पंक्चर हो गया तो न्यूमोथोरेक्स भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लंग्स एंड उसके जस्ट नियर बाई हमारा क्या होता है, लीवर होता है। सो लीवर बायोप्सी में हमारा बाई लीकेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है। सो आंसर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी इन चिल्ड्रन आर ऑल ऑफ द अबव। अगर उन्होंने मोस्ट कॉमन बोला होता ना, तो मोस्ट कॉमन बोला होता तो ब्लीडिंग आंसर होता, बट उन्होंने सिंपल कॉम्प्लिकेशन पूछा है तो बाई लीकेज भी होगा, ब्लीडिंग भी होगा एंड न्यूमोथोरेक्स भी होगा। तो आंसर इज डी, ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी इन चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये बताया था आपको कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, कोएगुलोपैथी, ट्यूमर इन लीवर, न्यूमोथोरेक्स और ब्लीडिंग। तो देखो इसमें से सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हो गया, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता एग्जाम में तो उसको एलिमिनेशन के थ्रू करना सीखो। तो देखो इसमें हमारा न्यूमोथोरेक्स एंड ब्लीडिंग, सो न्यूमोथोरेक्स एंड ब्लीडिंग इज नॉट द कॉन्ट्राइंडिकेशन, इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। अगर लीवर बायोप्सी होती है तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है एंड ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। सो ये हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हुआ। सो आंसर डी एंड सी इज रॉन्ग। या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। सो देखो अब ए है कि बी है हमें नहीं पता। सो ट्यूमर इन लीवर, अगर लीवर में हमारा ट्यूमर है, सो उन्होंने ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ट्यूमर है कहाँ पे। अगर ट्यूमर अगर है, लेट सपोज छोटा ट्यूमर है या फिर कोई अलग जगह पर ट्यूमर है, तो बाई लाइक मॉडिफाइड टेक्निक के थ्रू, है ना, कुछ लेप्रोस्कोपी के थ्रू, कुछ अलग तरीके से हम लिवर बायोप्सी कर सकते हैं, है ना। बट अगर इनकेस अगर मेटास्टेसिस ऐसा कुछ ट्यूमर है तो नहीं करेंगे। सो वो डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द ट्यूमर कि ट्यूमर है कैसा, है ना। बट अगर कोएगुलोपैथी है, अगर आपका प्लेटलेट्स कम है, पीटीआईएनआर जो रेंज है वो एबनॉर्मल है, सो दिस इज द कंप्लीट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। इन दैट केस आप लिवर बायोप्सी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। एंड अगर कोएगुलोपैथी अल्टर्ड है एंड आपने और लिवर बायोप्सी कर दिया तो क्या होगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। सो कोएगुलोपैथी क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। आंसर क्या होगा, ए होगा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्यूमर हमें पता नहीं है कैसा है, मेटास्टेसिस है कैसा है, कहाँ पे है। अगर छोटा मोटा ट्यूबर है, मेटास्टेसिस नहीं है, तो हम मॉडिफाइड टेक्निक के थ्रू हम कर सकते हैं लिवर बायोप्सी, है ना, बाई लेप्रोस्कोपी, बाई लाइक अल्ट्रासाउंड प्रॉपर मॉडिफाइड करके हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता कहाँ पे है। बट कोएगुलोपैथी अगर है ना, सो इट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। सो ना स्किजोफ्रेनिया में दो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 4A ब्लूअर साइन आपने सुना होगा, है ना, 4A ब्लूअर साइन जिसमें 4A होता है, वो पूछते हैं, बहुत बार पूछ रखा है। एंड फर्स्ट रैंक सिम्टम्स भी पूछते हैं ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको स्किंडर सिम्टम्स भी होते हैं। सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद करके जाना है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स और स्किंडर सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट हमारा थॉट्स की बात करें तो ऑडिबल थॉट्स उसको सुनाई देता है, उसको लगता है कुछ उसको बोला जा रहा है ना, ऑडिबल थॉट्स उसके माइंड में लगेगा, वॉइस आर्ग्यूइंग लगेगा एंड वॉइस कमेंसिंग लगता है, ठीक है ना। उसके अलावा थॉट ब्रॉडकास्टिंग लगता है कि जो उसके जो थॉट है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, थॉट विड्रॉल लगता है एंड थॉट इंसर्शन लगता है, ठीक है ना। उसके अलावा सोमैटिक हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उसको लगता है कोई उसको कमांड दे रहा है कुछ करने के लिए। सो ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। मेड वायलेशन, मेड अफेक्ट एंड मेड इम्पल्स भी प्रेजेंट होता है। सो दिस ऑल आर द साइन ऑफ फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट क्या होगा, कमांड हेलुसिनेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डिल्यूजनल परसेप्शन, थॉट विड्रॉल। सो थॉट ब्रॉडकास्टिंग भी प्रेजेंट होता है, थॉट इंसर्शन भी प्रेजेंट होता है, थॉट विड्रॉल भी प्रेजेंट होता है, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन भी प्रेजेंट होता है। कमांड हेलुसिनेशन नहीं होता है, इट्स ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। कमांड हेलुसिनेशन मतलब कि ऐसा लगेगा उसको कि कोई इसको कमांड कर रहा है कि तुम ये करो वो करो, अपने आप को ये कर लो वो कर लो। सो ये मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में ये नो डाउट ये प्रेजेंट होता है, कमांड हेलुसिनेशन इज प्रेजेंट, बट इन वेरी सीवियर केस, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो कमांड हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। बट इन द फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया उसमें कमांड हेलुसिनेशन इज नॉट प्रेजेंट। तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4 years old चाइल्ड इज एडमिटिंग इन पीडियाट्रिक वार्ड। 4 साल की बच्ची है तो ऑफकोर्स वो पीडियाट्रिक्स में ही एडमिट होगी। एंड ड्यूरिंग डॉक्टर सराउंड हो रहा है, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फेब्राइल सीजर। ड्यूरिंग राउंड बच्चे को क्या आता है, फेब्राइल सीजर आता है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन टू द चाइल्ड टू प्रिवेंट द ब्रेन डैमेज। सबसे ज्यादा लाइक व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन टू दिस चाइल्ड टू प्रिवेंट द ब्रेन डैमेज, है ना, मतलब कि हमें मेनली सीजर को रोकना, ब्रेन डैमेज ना हो। इट मीन्स कि जब उसको सीजर आ रहा है, फेब्राइल सीजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे उस टाइम, सो दैट उसका जो ब्रेन डैमेज ज्यादा ना हो। सो आप एसिटामिनोफेन दोगे या फिर इंसिस्ट द चाइल्ड फॉर वॉकिंग। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, ये तो पढ़ के ही आपको कॉमन सेंस इंसान बोल सकता है कि चाइल्ड को सीजर आ रहा है, 4 साल का बच्चा उसको सीजर आ रहा है, आप उसको बोलोगे कि चलो, नेवर। सो ये बिल्कुल गलत हो गया। सी क्या बोला उन्होंने, एडमिनिस्टर डायजेपैम सपोजिटरी विया रेक्टल रूट, ठीक है देखते हैं। एंड डी क्या बोला उन्होंने, रिस्ट्रेन द चाइल्ड्स मूवमेंट, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। कभी भी ड्यूरिंग सीजर कभी भी हमें चाइल्ड को रिस्ट्रेन नहीं करना है ना, कभी भी रिस्ट्रेन नहीं करना है। वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकल इंजरी, हमें कभी भी रिस्ट्रेन नहीं करेंगे उससे और इंजरी बढ़ सकती है ना। सो रिस्ट्रेन नहीं करना है और इंसिस्ट द चाइल्ड फॉर वॉकिंग। सो दो तो एलिमिनेट हो गया, एंड दो बहुत इजीली एग्जाम में भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बेसिकली हम फंसते हैं दो ऑप्शन में। सो इसका आंसर हो सकता है या तो एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन या फिर हो सकता है एडमिनिस्टर डायजेपैम सपोजिटरी विया रेक्टल रूट। बट देखो उसको क्या हो रखा है, ड्यूरिंग डॉक्टर्स राउंड, बच्चा किससे सफर कर रहा है, फेब्राइल सीजर से। अब बच्चे को फेब्राइल सीजर है, आप एसिटामिनोफेन दोगे, नो डाउट एसिटामिनोफेन क्या करेगा, फीवर को कम करेगा, ठीक है, फीवर को कम करेगा। बट उसको क्या हो रहा है, उसको हो रहा है फेब्राइल सीजर। तो फेब्राइल सीजर के टाइम आप क्या करोगे, उसको एसिटामिनोफेन लगाने जाओगे ताकि उसका फीवर कम हो जाए, देन फीवर कम होगा तब जाके उसका सीजर कम होगा। सो ये बिल्कुल गलत हो गया है ना। उस टाइम हाँ एसिटामिनोफेन तो देना है, बट वहां पे आपका एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन आपका ये नहीं होगा, प्रायोरिटी आपका क्या होगा कि हमें फेब्राइल सीजर को रोकना है ना, हमें पहले फेब्राइल सीजर को रोकना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम आईवी इंट्राविनस हम क्या देते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं, लाइक मिडाजोलम देते हैं या फिर हम डाइजिपैम देते हैं आईवी के थ्रू। बट अगर आईवी एक्सेस प्रेजेंट नहीं होता है तो हम डाइजिपैम देते हैं विया सपोजिटरी, हम रेक्टल रूट के थ्रू हम सपोजिटरी लगाते हैं डाइजिपैम का, या फिर हम क्या करते हैं मिडाज का स्प्रे देते हैं या फिर बक्कल में लगता है, बेसिकली हम स्प्रे देते हैं, मिडाज का स्प्रे देते हैं। सो ये दो काम हम कर सकते हैं ना। ओरल में क्यों नहीं दिया हमने क्योंकि उसको ऑलरेडी सीजर आ रहा है ना। सो ओरल रूट कुछ नहीं, ओरल से हमें कुछ भी नहीं देना, एंड नेवर इंसर्ट एनीथिंग
ब्रीथिंग थ्रू द ओरल। इनफैक्ट बच्चे को जब सीजर होता है ना तो हमें एयर में पोटेंसी रखना तो होता है, तो हम जस्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। कभी भी हम ओरल ओरोफेरेंजियल एयरवे ड्यूरिंग सीजर नहीं लगाना होता, कुछ भी एनीथिंग वी हैव टू नॉट पुट इन द माउथ ड्यूरिंग सीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो हम डायजेपम देंगे वियर रेक्टल रूट, सपोजिटरी लगाएंगे या फिर आईवी के थ्रू दे सकते हैं, या फिर हम मिडास का स्प्रे देंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है, एडमिनिस्टर डायजेपम सपोजिटरी विया रेक्टल रूट। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ए क्यों नहीं हुआ आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि ड्यूरिंग डॉक्टर्स राउंड बच्चे को फेब्राइल सीजर हो रहा है, एंड फेब्राइल सीजर हो रहा है तो आप एसिटामिनोफेन से फीवर जाएगा तो जाके फेब्राइल सीजर हटेगा, बट ऑफ कोर्स फिर से फीवर आ जाएगा, फिर से सीजर हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है ना, फेब्राइल सीजर को रोकना है, तो सीजर को रोकने के लिए ऑफ कोर्स हम क्या देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन सेफली एडमिनिस्टर इन ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर। तो देखो बेसिकली जो ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर होती है ना, तो जो हम ऐसे नहीं कि आप जितने हमारे एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स अवेलेबल है हमारे पास, जितने भी क्लासिफिकेशन है, लाइक एसी इनहिबिटर हो गया, ARB हो गया, है ना, डायूरेटिक्स हो गया, ऐसे नहीं कुछ भी आप दे सकते हो। सो ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, हमारे प्रेग्नेंट मदर हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, उसमें हमें बहुत कॉन्शियस होकर हमें दवाइयाँ देनी पड़ती है, आपको पता है ना। सो ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर में ना हम बेसिकली कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें, सो एक हम मिथाइल डोपा दे सकते हैं, है ना, मिथाइल डोपा दे सकते हैं, ठीक है, निफिडिपिन दे सकते हैं, निफिडिपिन दे सकते हैं। उसके अलावा हम लेबिटालोल बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेबिटालोल दे सकते हैं, है ना, ठीक है ना, बेसिकली ये हम दे सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे जो मैंने जो आपको तीनों नाम बताए उनमें से कोई नेम इसमें नहीं है, ना इसमें ना मिथाइल डोपा है, ना लेबिटालोल है, ना ही निफिडिपिन है। इसमें है लिसिनोप्रिल, इनेलोप्रिल और लोसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ठीक है ना। सो इसमें कौन सा देना है, इन ऑप्शंस में कौन सा देना है, तो देखो बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है ना कि हम वो ड्रग दे मदर को ड्यूरिंग जब वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है, जो ड्रग मिल्क में कम पास हो एंड बच्चे को कम जाए, है ना, यही हमारा टारगेट होता है कि मिल्क में कम जाए, वो मिल्क में जो ड्रग है वो मिल्क में ना जाए ज़्यादा एंड बच्चे को ना जाए। दिस इज आवर मोटिव फर्स्ट। एंड सेकंड की जो मिल्क का जो सिक्रीशन है, जो ब्रेस्ट फीड मदर करवा रही है, जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो मिल्क के प्रोडक्शन में भी अल्टर ना करे वो जो ड्रग है, ना वो मिल्क में जाए ना वो मिल्क के प्रोडक्शन को अल्टर करे, ये दो हमारा मोटिव होता है, ठीक है ना। सो हम लिसिनोप्रिल और इनेलाप्रिल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ना लोसार्टन तो नहीं देते हैं, लोसार्टन तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं। जो ARB होता है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, वो तो देते ही नहीं। सो सी तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या फिर हाइड्रोक्लोरथाइजाइड होता है। सो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड भी नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरथाइजाइड क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है ना उसके जो मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देता है, मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देगा, ऑफकोर्स हम उसको भी नहीं देंगे। सो सी भी नहीं देंगे, डी भी नहीं देंगे। या तो हम लिसिनोप्रिल दे सकते हैं या इनेलोप्रिल दे सकते हैं, दोनों हमारा क्या है, ACE इनहिबिटर है ना। सो देखो हमारा जो इनेलोप्रिल और कैप्टोप्रिल है ना, कैप्टोप्रिल ये हम देते हैं कंपेयर टू लिसिनोप्रिल। क्यों, क्योंकि लिसिनोप्रिल से ना मतलब अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस एंड जो रिसर्च वगैरह होता है उससे ये पाया गया कि लिसिनोप्रिल है वो थोड़ा ज़्यादा मिल्क में ट्रांसफर हो जाता है कंपैरिजन टू इनेलोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। सो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और ड्यूरिंग फॉर लैक्टेटिंग मदर इनेलोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल हम दे सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा दैट इज द इनेलोप्रिल और कैप्टोप्रिल वी कैन सेफली गिव टू द मदर जो ब्रेस्ट फीड करवाती है या फिर लैक्टेटिंग मदर को, ठीक है ना। लोसार्टन नहीं देंगे, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड क्यों नहीं देंगे, पता चल गया आपको, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन को कम कर देगा। एंड लिसिनोप्रिल जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं मिल्क में चला जाता है, तो हम इसे कॉशियसली यूज करते हैं। सो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स सीन इन अ क्लाइंट विद एडिसोन डिजीज, वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छा। अगर किसी ने एडिसोन डिजीज पढ़ रखा होगा तो ये बहुत इजीली कर लेगा। एडिसोन डिजीज क्या होता है, सबको पता है, एडिसोन, एडिसोन मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब दो चीज कम होगा, क्या क्या, एक तो कोर्टिसोल का कम होगा, एक कोर्टिसोल हार्मोन कम होगा, प्लस एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम होगा। कैसे याद करोगे, एडिसोन है ना, मतलब दो का कॉम्बिनेशन है, तो कोर्टिसोल भी कम होगा और एल्डोस्टेरोन भी कम होगा, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन कम होगा, सो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं वो, एंड पोटेशियम का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, सबको पता है ना। सो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करते हैं। सो एल्डोस्टेरोन कम होगा तो क्या क्या होगा एडिसोन डिजीज में, सो होगा हमारा हाइपोनेट्रीमिया होगा,
हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है, एंड हाइपरकैलेमिया होगा। क्यों मैंने लिखा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करता है एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरोन कम है, सो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, क्योंकि पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा एंड सोडियम जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा जिसकी वजह से, है ना, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है ना, वेट लॉस हो सकता है ना, वेट लॉस हो सकता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा ना एडिसन डिजीज में, एसीटीएच जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच हार्मोन जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है, एंड एसीटीएच से, एसीटीएच की वजह से जो हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये इसके रिलीज होने के बाद वजह से क्या होगा, जो मेलानोसाइट है ना, तो वो क्या करेगा, ब्रॉन्ज लाइक डिस्कलरेशन करेगा या फिर हाइपर पिगमेंटेशन करेगा। कहाँ पे, जो हमारा एक्सटेंसर सरफेस हो गया, हमारा ओरल मिकोजा हो गया, वहाँ पे क्या करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन करेगा। क्यों, क्योंकि एसीटीएच इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होगा ऑन द एक्सटेंसर सरफेस एंड इन द ओरल मिकोजा, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला क्या फीचर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स सीन इन अ क्लाइंट विद एडिसन डिजीज। सो पफी फेस, पफी फेस तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, पफी फेस किस में होता है, कुशिंग सिंड्रोम में होता है, जहाँ पे कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है। सो ये बिल्कुल गलत हो गया, ए गलत हो गया। हाइपर पिगमेंटेशन, यस इट इज प्रेजेंट। आगे बढ़ लेते हैं। रैशेज ऑन द स्किन, सो रैशेज ऑन द स्किन इज नॉट द क्लिनिकल फीचर ऑफ एनी, लाइक ना ही उसका क्या बोलते हैं, कुशिंग का, ना ही एडिसन का, तो ये भी हमारा गलत हो गया। वेट गेन, सो वेट गेन अगेन पफी फेस एंड वेट गेन अगेन किसका फीचर है, ये हमारा कुशिंग सिंड्रोम का फीचर है। एडिसन डिजीज में बेसिकली वेट लॉस होता है ना, वेट लॉस होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वे में मैंने समझा दिया आपको। तो आंसर क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन प्रेजेंट इन द एडिसन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबल कॉज ऑफ डिलीरियम इन एल्डरली पेशेंट। सो अगेन मैंने बताया था डिलीरियम क्या है, इट इज द सडन, इट इज द एक्यूट ऑनसेट होता है एंड इट इज रैपिडली प्रोग्रेस होता है एंड वेरी फ्लक्चुएटिंग होती है। सो ये इसके कॉज और क्या क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट कॉज ड्रग विड्रॉल, यस, लाइक अगर आपने सुना होगा जो अल्कोहल लेते हैं एंड सडनली अगर वो अल्कोहल को छोड़ते हैं तो विड्रॉल में उसका क्या आता है, विड्रॉल में उसका डिलीरियम होने के चांसेस होते हैं ना। सो ड्रग विड्रॉल में जैसे कि अल्कोहल हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, उसको आपने सडन विड्रॉ किया तो आपको डिलीरियम देखने को मिल सकता है। सो ड्रग विड्रॉल आंसर करेक्ट। बी हाइपोक्सिया, यस हाइपोक्सिया में भी आपको डिलीरियम देखने को मिलता है। एंड ट्रॉमा, लाइक कि अगर हेड इंजरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, सो ट्रॉमा में भी देखने को मिलता है। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। पॉसिबल कॉज ऑफ डिलीरियम इन elderly patient is drug withdrawal, hypoxia and trauma, all of the above। तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज गोइंग टू हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस से एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू इज कंफर्म एवरी टाइम दे आस्क वन एमसीक्यू फ्रॉम हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब कि सीकेडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉसेट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने सीकेडी नहीं पढ़ रखा है तो सीकेडी पूरा पढ़ लो, पूरा रीनल फेलियर अच्छे से पढ़ लो। रीनल फेलियर का ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So a patient is going to hemodialysis, then after the procedure आपको हर एक चीज़ बहुत ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है। मतलब मैं जो ये एमसीक्यू करवा रही हूँ ना, लाइक 10-15-20 एमसीक्यू करवा रही हूँ, लाइक दैट इज़ नॉट इनफ कि आप जस्ट 10-15 एमसीक्यू करोगे। मेरा जो कराने का जो मेन टारगेट है ना, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पीवाईक्यू लोगों को समझ नहीं आता कहाँ से करना है। सो एक तो पीवाईक्यू आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, सेकेंड आपको एक समझ में आएगा कि हमें किस तरीके का एमसीक्यू, हमें किस तरीके से हमें एमसीक्यू अप्रोच करना चाहिए इन द एग्जाम, है ना। सो उन्होंने क्या बोला है कि अ पेशेंट इज गोइंग टू हीमोडायलिसिस, ठीक है। देन आफ्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर द प्रोसीजर व्हाट विल बी द पॉसिबल सिम्टम्स, व्हाट विल बी द पॉसिबल सिम्टम्स एक्सेप्ट, मैं तो यही कहती हूँ कि एग्जाम में ना एक्सेप्ट नॉट यही बोलते हैं वो, मतलब दे आर वेरी कीन कि उनको फंसाना है स्टूडेंट को, तो दे ऑलवेज आस्क एक्सेप्ट नॉट, है ना, ताकि वो फंस जाए। तो एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स बहुत ध्यान देना आपको, नॉट कहाँ पे है, येस कहाँ पे है, एक्सेप्ट कहाँ पे है, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, बहुत ध्यान देना है। एंड ये वाला सिली मिस्टेक बहुत इजीली होता है, मुझसे भी होता था। सो इसलिए आई एम इंसिस्टिंग यू पीपल कि प्लीज आप ये वर्ड्स अच्छे से देखना है, ओके। सो इन्होंने क्या बोला, पेशेंट इज गोइंग टू हीमोडायलिसिस, देन आफ्टर द प्रोसीजर व्हाट विल बी द पॉसिबल सिम्टम्स एक्सेप्ट, सारे पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं एक को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट बोल दिया है। सो वेट लॉस, ऑफ कोर्स आफ्टर हीमोडायलिसिस जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स है वो लॉस होगा, तो ऑफ कोर्स वेट तो कम होता ही होता है, 2-3 किलो वेट क्या होता है, कम होता है। सो वेट लॉस इज प्रेजेंट, तो ये तो सही है।
अनीमिया, अगेन अनीमिया, अनीमिया भी लाइक लॉन्ग टर्म अगर किसी का हीमोडायलिसिस चलता है, अगर आपने देखा होगा, अगर कभी आपकी पोस्टिंग लगी होगी या आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा हीमोडायलिसिस अगर लॉन्ग टाइम तक चलता है ना, तो इरेथ्रोपोइटिन का लॉस होता है, सो ऑफ कोर्स अनीमिया इज प्रेजेंट। इसीलिए जो हीमोडायलिसिस के पेशेंट होते हैं ना, उसमें हम इरेथ्रोपोइटिन देते हैं सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू, है ना, आपको पता होगा। सो अनीमिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इफ लाइक लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस होता है तो, ठीक है। उसके अलावा है हाइपरटेंशन और इंक्रीज आर्टेरियल ऑक्सीजन। सो देखो, अगर क्योंकि सीकेडी का पेशेंट है, हर जगह फ्लूइड भरता है, तो पल्मोनरी एडिमा भी होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है। सो अगर हीमोडायलिसिस होती है, सो आफ्टर हीमोडायलिसिस थोड़ा सा जो पल्मोनरी एडिमा है, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ा सा बेटर फील होता है, पल्मोनरी एडिमा थोड़ा कम होता है, तो जिसकी वजह से आर्टेरियल ऑक्सीजन भी थोड़ा क्या होगा, इंप्रूव होगा, है ना। सो आर्टेरियल ऑक्सीजन भी इंप्रूव होता है। बट हाइपरटेंशन आफ्टर हीमोडायलिसिस इज नॉट, आफ्टर हीमोडायलिसिस बेसिकली हाइपरटेंशन मैंने नहीं सुना है कि नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट द नॉर्मल थिंग, दिस इज लाइक एबनॉर्मल। कि हाइपरटेंशन कैसे होगा, लाइक वेट लॉस हुआ, सोडियम पोटेशियम जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे बॉडी में वो सब कुछ लॉस हुआ, तो हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए। सो हाइपरटेंशन इज नॉट द पॉसिबल सिम्टम्स। हाँ, किसी का अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो ऑफकोर्स हाइपरटेंशन होगा, बट आफ्टर हीमोडायलिसिस हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए। वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, इंप्रूव आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन हो सकता है, बट हाइपरटेंशन नहीं हो सकता है। सो आंसर इज सी, ठीक है ना। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन विच इज शोइंग इन द एक्सरे इमेज। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा डायफ्रामेटिक हर्निया का वो है। सो देखो, अगर आपको आपने अगर पढ़ रखा है ये सारे एक्सरे, 2-3 एक्सरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लूरल इफ्यूजन हो गया हमारा, न्यूमोथोरेक्स हो गया हमारा, ये क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया। ये 4-5 जो है जो कि आ जाते हैं बार बार एग्जाम में, है ना, एंड हमें उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो अगर आपने एक्सरे इमेजेस पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड, ठीक है। सो ये वाला एमसीक्यू मैं नहीं करवा रही हूँ। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप खुद ही बताओ, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है एंड यू वांट कि एक क्लास हो जाए इस पे, तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट यू हैव टू कमेंट में कि मुझे पढ़ा दो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 16-year-old गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा। पता है आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर, खाता ही नहीं है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है। विच वन इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हर। सो सबसे बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा उसके लिए, फूड गिवन फोर्सफुली बाय ट्यूब। ये तो बिल्कुल ही गलत है, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कुछ भी है, आप किसी को भी फोर्सफुली नहीं करना है। दिस इज नॉट द थेराप्यूटिक, आपने एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, तो कुछ भी चीज हमें फोर्सफुली नहीं करना है, ठीक है। सो ये ए बिल्कुल ही गलत हो गया है। बी क्या बोला उन्होंने, चेक वेदर शी इज थ्रोइंग द फूड और इंड्यूस वोमिटिंग। सी बोला है स्ट्रक्चरल थेरेपी, फूड टाइम टेबल होना चाहिए, एंड डी बोला है मेंटेन द हेल्दी वेट। सो देखो, उन्होंने क्या बोला, बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। आपका बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, मेंटेन द हेल्दी वेट इज नॉट आर इंटरवेंशन, इट इज आर गोल। कि हम जो भी इंटरवेंशन करें, वो इंटरवेंशन करने का हमारा मोटिव ही यही है कि उसका जो वेट है वो नॉर्मल रहे। सो मेंटेन द हेल्दी वेट इज आर गोल, नॉट द इंटरवेंशन। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आप या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा हम जो पेशेंट होते हैं ना, उसको हमें सुपरवाइज्ड मील देना होता है। क्या मील देना होता है, सुपरवाइज्ड मील्स देना होता है। मतलब वो जब खाता है तो हमें थोड़ा सुपरवाइज करना चाहिए, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पोस्ट मील हमें क्या करना है, पोस्ट मील हमें ऑब्जर्व करना है। पोस्ट मील ऑब्जर्व क्यों करना है, क्योंकि हो सकता है उसने खा तो लिया, वो जो पेशेंट था उसने खा तो लिया, बट वो जाके वॉमिटिंग इंड्यूस वॉमिटिंग करे, पर्जिंग कर ले, है ना। सो जो भी खाया था वो निकाल लेगा, इसलिए हमें पोस्ट मील ऑब्जर्वेशन करना होता है। प्लस हमें और क्या करना होता है, हमें वाइटल साइन मॉनिटर करने होते हैं, वेट हमें मॉनिटर करना होता है, और हमें स्ट्रक्चरल मील प्लान देना होता है, स्ट्रक्चरल मील प्लान देना होता है। ये सारा हमारा क्या है, इंटरवेंशन है फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट। तो उन्होंने क्या बोला है कि चेक वेदर शी इज थ्रोइंग द फूड और इंड्यूस वोमिटिंग, मतलब कि पोस्ट मील ऑब्जर्वेशन हमें करना है कि वो जो है वो फूड को मतलब थ्रो कर दिया, मतलब ड्यूरिंग मील उसने थ्रो कर दिया, या फिर खाने के बाद उसने वोमिटिंग इंड्यूस कर लिया, या फिर स्ट्रक्चरल थेरेपी फूड टाइम टेबल देना है। सो उन्होंने बोला कि बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हर। सो बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा कि हमें चेक वेदर शी इज थ्रोइंग द फूड ड्यूरिंग, मतलब
मील हमें ऑब्जर्व करना है कि वो फेंक रही है या फिर इंड्यूस वॉमिटिंग कर रही है। एंड ऑफ कोर्स हमें स्ट्रक्चरल थेरेपी और फूड टाइम टेबल तो देना ही देना है, बट यहाँ पे हमें बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, बी इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। हमें उसको देखना है कि वो फूड को फेंक तो नहीं रही है, वो इंड्यूस वॉमिटिंग तो नहीं कर रही है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे सी भी सही है कि स्ट्रक्चरल थेरेपी भी देना है हमें, फूड टाइम टेबल, हमें स्ट्रक्चरल मील प्लान देना है, बट बी इज मोर बेस्ट, बी इज द मोस्ट प्रायोरिटी, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट, so that's all, thank you so much.